Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. आज का पहला एडिटोरियल डील कर रहा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड आर्टिकल है ये। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती क्या है। अब इसको लेके क्या इंटरनेशनल अरीना में डिबेट एंड डिस्कशंस चल रही है उसको हम समझेंगे, एंड प्लस इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेके वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। और इंडिया के जो लेजिस्लेशन है या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे यहां पर इसको एड्रेस करने के लिए कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो है पॉलिटी से रिलेटेड, एंड इसमें हम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। अब पीवीटीजीज जैसे आपको पता है कि इंडिया में 700 से ज्यादा आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से 75 पीवीटीजी कैटेगरीज में आते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने सब कोटा स्टार्ट किया था एकलव्य स्कूल मॉडल स्कूल के अंडर, एंड यहां पर अभी रीसेंट रिपोर्ट में पता लगा है कि गवर्नमेंट उस कोटा को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो क्या चैलेंजेस है हमारे सामने, हम उसको यहां पे डिस्कस करेंगे। देन आज का जो थर्ड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम। अब इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं इनको पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया में हम जाने से रोकते हैं, तो इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज कोकोनट ऑयल को लेके सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। अब देखो डिस्प्यूट ये चल रहा था जीएसटी के अंडर, क्या कोकोनट को हम एडिबल ऑयल के तौर पे देखें जहां पर 5% इसके ऊपर टैक्स लगता है, या इसे एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पे देखें, हेयर ऑयल के तौर पे देखें जहां पर इसके ऊपर 18% टैक्स लगता है। तो इसके ऊपर क्लैरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दी है, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे पहले। देखो रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है आपके जितना भी करंट अफेयर मटेरियल आप पढ़ते हैं। अब रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए होती पीडीएफ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे पहुंचे, करंट अफेयर बाय विवेक सर, और यहां पर आपने करना कुछ नहीं है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना। इस वीडियो को देखने के बाद इस पीडीएफ से टाइमली अपने करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। आइए अब एक एक करके इस सभी आर्टिकल्स को देखते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हम इसके बारे में डिस्कस कर क्यों रहे हैं। अभी दिसंबर मंथ में यूएन के अंदर डिस्कशन चल रही थी कि हमें एक प्रॉपर कोई ट्रीटी या कन्वेंशन लेके आना पड़ेगा जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से डील करे। अब जैसे जिनोसाइड से रिलेटेड या वॉर क्राइम से रिलेटेड हमारे पास बहुत से कन्वेंशन है, जिनोसाइड कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन है, बट समवेयर ये एरिया काफी ज्यादा निग्लेक्टेड है, ना केवल नेशनल डोमेन में बल्कि इंटरनेशनल डोमेन में भी। इफ वी टॉक अबाउट रोम स्टैट्यूट, ये डील करता है इस टॉपिक से, बट द थिंग इज जो कंट्री रोम स्टैट्यूट के पार्ट हैं ये सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं जिसको हम यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती क्या है। ये किसी भी तरह का वायलेशन है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का मर्डर कर दिया गया, किसी को इंस्लेव कर लिया गया, या आप किसी को डिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको इंप्रिजन कर दिया, या किसी के साथ रेप जैसी घटना होती है, तो ये सभी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में आती है। अब वैसे तो इसको कोडिफाई किया गया था, कोडिफाई कब किया गया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो उस समय लंदन चार्टर के अंडर, जो कि आपके न्यूरम्बर्ग जो ट्रिब्यूनल था उसके अंडर इसे फ्रेमवर्क में डाला गया था। बट कहीं ना कहीं आज की डेट में भी ये बहुत निग्लेक्टेड एरिया है। मतलब 1945 में इसके बारे में लंदन जो आपका चार्टर था उसमें डिस्कशन की गई थी, बट कहीं ना कहीं आप आज की डेट में इंटरनेशनल लॉज को देखते हैं तो ये कहीं भी आपके एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, रोम स्टैट्यूट में करता है, बट वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां पर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो करंटली जैसा मैंने आपको कहा, रोम स्टैट्यूट में जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना हुआ है आईसीसी, अगर आपको याद हो तो आपने रिसेंट टाइम में इजराइल के केस में इसके बारे में सुना होगा, जहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट इन्होंने वारंट इशू किया था।
साथ के साथ आपने रशिया के पुतिन वाले केस में जो यूक्रेन क्राइसिस को लेके पूरा अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, आपने तब भी इसके बारे में सुना होगा। तो वो इसको गवर्न कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो इसकी पार्टी है कंट्रीज। अब जैसे इंडिया पार्टी नहीं है तो इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी वॉर क्राइम को लेके और जिनोसाइड को लेके हमारे पास कुछ ट्रीटीज हैं, बट वो पार्शली ही इन चीजों को कवर करती है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें क्यों इस चीज की नेसेसरी है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आईसीसी की जो जुरिस्डिक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ मेंबर कंट्रीज को लेके, एंड कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को वो आप ये कह सकते हो कि चार्ज कर सकती है, बट कंट्री की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर नहीं करती है। और साथ ही साथ यहां पर प्रॉब्लम यह है कि नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इंश्योर कर पाना इन क्राइम्स को रोकने के लिए, एंड प्लस मेंबर्स के ऊपर ही एप्लीकेबिलिटी, ये दो इसके साथ लूप होल्स हैं। बट अभी आज के डोमेन में अगर हम बात करें, जिस तरह से इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जैसे स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस, ये कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग है। जेंडर अपैर्थी, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है इसमें। जो फोर्स प्रेगनेंसी है, टेररिज्म है, या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, क्राइम अगेंस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन है, ये आज की डेट में किसी भी कन्वेंशन के अंडर कवर्ड नहीं है। तो दैट्स व्हाई यहां पर होलिस्टिक कवरेज के लिए वी नीड यहां पर एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क हो जिसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को हम कंट्रोल कर सकें। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? देखो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया थोड़ा सा इसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। क्यों? कहते इसमें अनड्यू पावर्स है आपकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है उनके पास। अब ये 5 मेंबर हैं, ये दुनिया का फेट डिसाइड करते हैं। तो इंडिया कहता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड मोर ओवर क्योंकि इसमें रोम स्टैट्यूट को भी आप बीच में ला रहे हो, उसकी भी अलाइनमेंट को इंश्योर कर रहे हो, तो वी आर नॉट पार्ट ऑफ रोम स्टैट्यूट। हमारे को सॉवरेन इश्यूज है कि भाई हमारी सॉवरेनिटी को ये हैम्पर करता है, तो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। इन एडिशन टू दिस वी ऑल्सो सेड कि भाई यहां पर जो आपका न्यूक्लियर या टेररिज्म से रिलेटेड एंगल्स हैं, आप उनको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेरी कीन कि हम इसके पार्ट बने। अब देखो ना, एक बात है, अगर मॉडर्न एरा में बात करें, टेररिज्म इटसेल्फ सबसे बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। लाखों लाखों लोग हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। तो वी हैव टू इंश्योर कि भैया टेररिज्म को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी बात यहां पे आती है कि भाई देखो किसी कंट्री में अगर पीस टाइम चल रहा है एंड वहां पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है जैसे मर्डर या कुछ भी, तो आप उसको इसमें इंक्लूड ना करो। हां, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं पर चल रहा है तो डेफिनेटली वहां पर इसे इंक्लूड करना चाहिए। साथ के साथ यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हो। मींस देखो इंडिया में वेरियस कोर्ट्स हैं एंड ये आपके इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पर इस एरिया में, इस एरिना में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आप डोमेस्टिक लॉ को यहां पर रिप्लेस नहीं कर सकते हो, डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन को आप यहां पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। यह इंडिया का यहां पे मानना है। अब इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन इस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, बट आप ये बताइए इंडिया में जब लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता तो डोमेस्टिक लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल कैसे होगा? इंडिया में जब हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, अभी डोमेस्टिक लॉ है ही नहीं, तो रिकॉग्नाइज कैसे होगा? अब रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो उसको एड्रेस कैसे करोगे यार? अब यही चीज सज्जन कुमार केस में आपके जो जस्टिस साहब थे, जस्टिस एस मुरलीधरन, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें अर्जेंटली एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए ताकि हम इस चीज के ऊपर वर्क कर सकें। अब देखो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2018 में, एंड उसके 4 साल बाद हम यहां पर लेके आए थे भारतीय न्याय संहिता। अब इसके अंदर कायदे से आपको इसे इंक्लूड करना चाहिए था, बट हुआ क्या? ये लॉ आया बट कहीं ना कहीं इस बार भी ये एरिया इसमें मिसिंग था।
तो कहा जाता है कि देखो, आप अगर चाहते हैं आप इस डोमेन में वर्क करना, तो आप पहले डोमेस्टिक लॉ को तो फ्रेम कीजिए। इंटरनेशनल अरीना में आप पार्टिसिपेट करें या ना करें वो बाद की बात है, बट पहले डोमेस्टिकली इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। अब कई सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी है, तो उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे जेनीवा कन्वेंशन किस चीज से डील करता है? कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब जो नॉन कॉम्बैट रोल में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल फैसिलिटीज में है या कोई सिविलियन है, उनको सेफगार्ड करने की ये बात करता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को सेफगार्ड करने की बात करता है। एंड 196 कंट्रीज इसके मेंबर है। अब यहां पर सिविल वॉर और इंटरनेशनल नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया था 1977 में। अब अगला आता है आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब ये वॉरफेयर और उन सबसे रिलेटेड एक्टिविटीज में मिनिमाइज करने की कोशिश करता है सफरिंग को, और प्रोटेक्ट करता है जो हॉस्टिलिटी में रह रहे हैं। तो यहां पर ये आप कह सकते हो कि ये जिनेवा कन्वेंशन का की इंस्ट्रूमेंट है एंड कहीं ना कहीं उससे इनसिंक करता है। देन हेग कन्वेंशन के बारे में बात की जाए तो ये वॉर लॉ, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और सिविल प्रोटेक्शन, इन सब से डील करता है। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये प्रोसिक्यूट करता है वॉर क्राइम्स के लिए, जिनोसाइड्स के लिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर। यूएन चार्टर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये डील करता है आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑफ अग्रेशन। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिए, तो दूसरी कंट्री के पास राइट है कि वो अपने आप को तैयार कर सकता है वॉर के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए। तो वॉर जिसके ऊपर इंपोज की है उसके पास राइट टू प्रोटेक्शन है यहां पे। देन इंडिया की अगर बात करें तो अब हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है? कहते हैं पहले तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को आप डोमेस्टिक लॉ में जगह दीजिए, आप लेजिस्लेशन लेके आइए, आप चाहें तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक रोम स्टैट्यूट के अंडर जो गाइडलाइंस है आप उसको डोमेस्टिकली, यानी एक होता है ना कि आप इंटरनेशनल लॉ को इंडिया के अकॉर्डिंगली ढाल के आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो दैट कैन बी देयर। फिर अगर आपको यहां पर सपोर्ट चाहिए तो यहां पर आप सपोर्ट ले सकते हैं, एंड इवन आप जैसे जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो चाहे इशू टेररिज्म का हो, न्यूक्लियर वेपन्स का हो, आप अगर यहां पर आएंगे तो आप इसमें उन डेफिनेशंस को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर पाएंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो आइडियोलॉजी है, आपके जो आइडियाज हैं, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको ये इंश्योर करना होगा कि भाई देखो, अगर आप वाकई में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो विश्व गुरु बनने के लिए आपको इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इस तरह के मौकों पे इंक्रीज करनी होगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आइए अब बात करते हैं एकलव्य स्कूल्स की। अब देखो, एकलव्य स्कूल में पीवीटीजीज के लिए एक सब कोटा डिजाइन किया गया था। एकलव्य स्कूल वैसे तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए था, बट इसमें पीवीटीजीज को एक स्पेशल 5% कोटा दिया गया था। अब यहां पर ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि 3.4% के आसपास अभी आज की डेट में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पे कि पीवीटीजीज होती क्या है। देखो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात की जाए तो इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ 4 जनरल पैरामीटर। अगर कोई एग्रीकल्चर में ऑब्सोलीट यानी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको, प्लस जहां पर लो लिटरेसी और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिले उस ट्राइबल ग्रुप को, स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो वो भी, एंड प्लस मिनिमल इंटरेक्शन है इनके मेन स्ट्रीम के साथ, तो इस बेसिस पे हम किसी को भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में डालते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें, ऐसे एक्चुअल में इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बट वो काफी डिमीनिंग था, तो कहीं ना कहीं इसको बाद में फिर चेंज किया गया। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि ये 4 क्राइटेरिया जो फुलफिल करती है ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसी 75 ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में। मैक्सिमम आपको उड़ीसा में देखने को मिलती हैं, बट थ्रू आउट इंडिया अलग अलग जगह पे ये फैले हुए हैं। तो जिस वजह से
इनके लिए कंक्रीट कुछ एफर्ट कर पाना मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ये मिलते हैं एंड यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। ये रिमोट एरिया में है जहां पर एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो गवर्नेंस इन तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो इनके बैकवर्डनेस को और ज्यादा इंक्रीज करती है। तो यहां पर कहा जाता है कि देखो इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं जो 18 स्टेट और एक यूटी में आपको देखने को मिलती है। बोंडा, ज्वार्स एंड इवन योर शुरांसी, सहारियस, ये जो है कुछ आपकी मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अक्रॉस इंडिया आपको देखने को मिलती है। एंड इनकी जो पॉपुलेशन है उनको टारगेट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एक्सेसिबिलिटी की। तो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी है। अब इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी क्यों है? बिकॉज पुरानी एग्रीकल्चर टेक्निक में प्रोडक्टिविटी आज की डेट में उतनी नहीं है, तो ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं एंड मोर ओवर लाइवलीहुड के लिए ये फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बट अब जिस तरह से आप देखें गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया को कंजर्व करने की बात करती है, तो मैक्सिमम टाइम इनके लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनके पास लाइवलीहुड की एक मिनिमम सी लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज है। तो जो यहां पर इनके कल्चर की बात करें, ये मेन स्ट्रीम से बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो दूर है, तो कहीं ना कहीं इनके पास वो स्किल सेट भी नहीं है कि अगर इनको कहीं ट्रांसलोकेट किया जाए तो ये अपने आप अपने लाइवलीहुड को सिक्योर कर पाएंगे। अब इसके अलावा एजुकेशनल बैरियर भी है, क्योंकि ये रिमोट एरिया में रहते हैं, मेन स्ट्रीम के साथ कांटेक्ट नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है नहीं, तो एजुकेशन में ये बहुत पीछे। एंड कई बार कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाते हैं। कल्चरल इन द सेंस, देखो हम इंसानों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम स्टीरियोटाइप करते हैं। जैसे किसी के पहनावे को देख के अगर एक सामने पर्सन ने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे तो हम उसको स्टीरियोटाइप कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है, वो एक प्रॉब्लम है। प्लस एजुकेशन अच्छी ना होना। अब एजुकेशन अच्छी क्यों नहीं है? बिकॉज लिंग्विस्टिक बैरियर है। अब इनकी लैंग्वेज जो है वो अलग है। अब फॉरेन लैंग्वेज यानी कोई भी आप इंग्लिश, हिंदी या किसी भी बात कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज की, अगर ये उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो ये कैसे एजुकेशन को अटेन करेंगे? तो लिंग्विस्टिक बैरियर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके साथ साथ आप हेल्थ के कंसर्न्स देखते हैं। अब मैंने कहा ना कि रिमोट एरिया में रहते हैं। अब रिमोट एरिया में होने की वजह से कई बार हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन तक ये एक्सेस नहीं कर पाते या हेल्थ केयर वर्कर्स इन तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें हाई मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है आपको, बिकॉज हेल्थ केयर का पूरा एक्सेस नहीं है। और माल नरिशमेंट के कारण और यहां पर अगर आप देखें तो लिमिटेड फूड इनटेक के कारण, स्टारवेशन के कारण आप अक्सर इनके हेल्थ के कंसर्न्स को बढ़ता हुआ ही देखते हैं। तो वो भी चीज यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नाउ अब बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने स्पेशल फोकस किया था कि हम एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें हर स्कूल में 480 बच्चों के आसपास हम रखेंगे। इनको एकलव्य की तरह पढ़ाएंगे, मतलब इन द सेंस कि हमारा एकेडमिक, फिजिकल, कल्चरल हर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस था। अब यहां पर हम कहें तो यहां पर एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कल्चरल इंटीग्रेशन, ये सब यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड यहां सब कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, जहां यह कहा गया था कि 5% सीट्स इन सभी स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएंगी जो पीवीटीजीज हैं उनको। अब जो रिपोर्ट अभी सामने आई है उसमें यह पता लगा कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है 3.8% स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, छत्तीसगढ़ में 2.74% का देखने को मिल रहा है, और गुजरात में तो आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 21 पीवीटीजी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें एक मेजर रीजन है स्कूल ड्रॉप आउट का। अब स्कूल ड्रॉप आउट क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो पूरा नहीं, प्लस कई बार फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, उस वजह से साथ के साथ टीचर्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि यहां पर टीचर्स की शॉर्टेज चलती है, इस वजह से भी एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट है। एंड कहीं ना कहीं जो कल्चर है, कल्चर पार्ट को हम यहां पर निग्लेक्ट करके कहीं ना कहीं कल्चर को पूरी तरह से हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए, उनकी लैंग्वेज को इंटीग्रेट नहीं कर पाए, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। अब पीवीटीजीज को लेके गवर्नमेंट ने और कई स्कीम्स आपकी लॉन्च की है, जैसे
प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 2023-24 के बजट में इसमें बात की गई थी इसकी। हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, ये सब यहां पर प्रोवाइड की जाएगी एंड 15,000 करोड़ का यहां पे बजट रखा गया था। अब इसी के साथ पीएम जनमन योजना भी है। ये नवंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ट्राइबल हाउसिंग के ऊपर, मेडिकल यूनिट्स के ऊपर, हॉस्टल ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, सोलर एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीजों के ऊपर हमने फोकस किया है अंडर प्रधानमंत्री जनमन योजना। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर हम चाहते हैं पीवीटीजीज आगे बढ़े तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करना पड़ेगा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो यहां पर आप समझिए कि भाई अगर बेटर एजुकेशन मिलेगी तो ये मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इनके पास लाइवलीहुड के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होंगी जिससे इनका डेवलपमेंट होगा। अब दूसरी चीज कहते हैं कि भाई आप टीचर को रिक्रूट कर रहे हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। खासकर यहां पर आप मान के चले कि टीचर्स को इंसेंटिव देना पड़ेगा आपको कि वो इन रिमोट एरिया में जॉब करें, मतलब कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। मोर ओवर उनको ऐसे सेंसिटिव मेथड्स को समझाने की जरूरत है जो एक्चुअल में इनको एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प करे पीवीटीजीज के साथ। तो दैट शुड बी देयर। अब यहां पर आप स्कॉलरशिप, मिड डे मील्स और बाकी चीजों को यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते ताकि फाइनेंशियल बर्डन्स जो हैं वो कम हो सके लोगों के ऊपर। एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि अगर ड्रॉप आउट है भी तो ये कुछ लाइफ स्किल्स को सीख सके जिससे एक्चुअल में इनकी इकोनॉमिक हार्डशिप को हम कम कर सकें। मोर ओवर यहां पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक फैमिली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक पढ़ाई में कोई भी पीवीटीजी स्टूडेंट है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इफ वी आर एबल टू डू दिस एंड प्लस टाइमली मॉनिटरिंग फीडबैक, हम कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर पाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी आएगी तो कहीं ना कहीं स्कीम आपकी एप्रोप्रिएट लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर अंडर दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं मणिपुर में 13 साल बाद फिर से प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को अप्लाई किया गया। अब देखो आपको पता होगा मणिपुर म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड म्यांमार में आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जुंता गवर्नमेंट और लोकल रिबेलियंस के बीच में। तो दैट्स व्हाई एक हमारे सामने कंसर्न है कि भाई हमारे यहाँ की जो एरियाज है अगर इसमें ये बाहर से लोग आके रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस एरिया में इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस एरिया को प्रोटेक्ट करें। तो इसी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड पे फिर से अप्लाई किया, रीइंपोज। अब इसको इंपोज किया गया फॉरेन प्रोटेक्शन एरिया, फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंडर। मतलब यह रिस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ फॉरेनर्स की एंट्री को, और इसमें एक एक्सेप्शन है, भूटान के लोगों को यहां पर नहीं रोका गया, बाकी सभी लोगों को रोका गया, और भूटान के भी लोगों को कुछ सर्टेन एरियाज में। अब इसमें अगर फॉरेन नेशनल्स को अगर इंडिया में आना है तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। अभी कहां कहां ये एप्लीकेबल है तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आप ये कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम में। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन एरिया में पार्शियली कुछ एरिया में, बॉर्डर एरिया में ये एप्लीकेबल है आपका। तो मतलब देखा जाए तो सीधा सीधा बॉर्डर एरिया में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अब देखिए ये सिर्फ बाहर के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, जो इनसाइड इंडिया मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है आपकी इनर लाइन परमिट, जहां पर इंडियन सिटीजन्स को किसी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने से पहले परमिशंस लेनी पड़ती है, और ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंडर कंट्रोल की जाती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर के ऊपर ये एप्लीकेबल है। अब देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो नॉर्मली आपके इन प्रोटेक्टेड एरिया में जो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 और 63 के अंडर मेंशन किए गए, इनके अंडर रोकने की मंशा ये है कि भाई आप किसी भी तरह का
इंस्टेबिलिटी यहां पर ऑकर ना होने दें। तो स्पेसिफिकली हम यहां पे अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान से आने वाले लोगों को अप्रूवल के लिए खासकर कहते हैं। बाकी के ऊपर भी अप्लाई होता है, बट यहां पर खासकर इनके ऊपर। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? अब जैसे नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, इसमें बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। अब टूरिज्म जो था वो आपका जेप्रोडाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो टूरिज्म आपका नीचे जाएगा, तो लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझना होगा कि फॉरेन टूरिस्ट इससे इफेक्ट होंगे, इससे टूरिस्ट सेक्टर जो है खासकर नागालैंड का वो इंपेक्टेड होगा। बट इसको इंपैक्ट करने में, मतलब इंप्लीमेंट करने में अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे देखो, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा पोरस है, अनरेगुलेटेड है, तो इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। साथ के साथ यहां पर इसे इंप्लीमेंट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि लाइक आप ये मान के चलो कि प्रॉपर, आप ये मान के चल सकते हैं कि बॉर्डर इतने बंधे हुए नहीं है। जैसे बांग्लादेश के साथ तो फिर भी हमने फेंसिंग की हुई है, पाकिस्तान के साथ फिर भी फेंसिंग है, बट म्यांमार के साथ अभी फेंसिंग स्टार्ट की जानी है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी रिसेंटली बताया। तो कहते हैं कि भी यहां पर बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है। क्यों? क्योंकि कई जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसके कुछ पार्ट फैमिली का यहां रहता है, कुछ म्यांमार में रहता है। पहले फ्री बॉर्डर रिजीम थी, जहां पर कुछ टाइम के लिए आप म्यांमार जाके रह सकते हैं, म्यांमार वाले कुछ यहां पर आके रह सकते हैं, फंक्शंस वगैरह में, फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो जो इंटरकनेक्टेड कल्चर देखने को मिलता है, उसकी वजह से ये फुल्ली अप्लाई करने में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब दूसरी चीज यहां पर यह आती है कि भी देखो, टूरिज्म और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है तो वहां पर ब्रेन वॉशिंग करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहां पर आप मान के चलें कि भाई टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज को हमें खंगालना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं इसमें पहले रिलैक्सेशन दी थी, उसको कुछ हद तक हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए कि क्या इसे ठीक से इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन एरियाज में करना चाहिए, किन एरियाज में नहीं करना चाहिए। दैट वी हैव टू डिसाइड। तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि भैया डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेटर कीजिए, एंड इंप्लीमेंटेशन पार्ट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कीजिए, ठीक कीजिए। एंड इसमें अगर आप लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकें, तो लोकल कम्युनिटीज को ज्यादा पता रहता है कि किसी भी एरिया में कौन से कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं, तो आप वहां पर सिक्योरिटी को बेटर मैनेज कर पाएंगे, एंड लोकल लोगों के थ्रू आप टूरिज्म को भी प्रमोट कर पाएंगे। तो एक बैलेंस तब क्रिएट होगा जब लोकल लोगों का वहां पर पार्टिसिपेशन होगा, एंड लोकल लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि लोकल लोगों का साथ होगा तभी इसका इंप्लीमेंटेशन बेटर हो पाएगा। अब इसको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, टाइमली रिव्यू करना चाहिए, एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को बॉर्डर के ऊपर हमें और बेटर करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल इसकी इंप्लीमेंटेशन बेटर हो सके। आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर के बारे में रिगार्डिंग कोकोनट ऑयल। देखिए, जीएसटी आने से पहले कोकोनट ऑयल को हम कवर करते थे सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अंडर। अब उसमें किस पर्पस से आप कोकोनट ऑयल को ले रहे हैं उसके बेसिस पे यहां पर टैक्स डिसाइड होता था कि भाई एडिबल पर्पस के लिए या हेयर केयर के लिए। अब पोस्ट जीएसटी इंट्रोडक्शन के हुआ क्या कि एडिबल ऑयल पे आपका 5% जीएसटी, कॉस्मेटिक यूज के लिए 18%। तो दो अलग अलग कैटेगरीज में गवर्नमेंट कैसे डिवाइड कर रही है कि भाई अगर किसी ने 5 ml की शीशी ली है, वो तेल सर पे लगाने के लिए, तो उसके ऊपर ज्यादा जीएसटी। अगर किसी ने 2 लीटर की बोतल ली है तो उसके ऊपर कम। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो दुकानदार है उसको मल्टीपल, लाइक जो कंपनी इसको बना रही है उसको मल्टीपल टैक्स लाइक रेजिम को फॉलो करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स हो गया इशू। तो यहां पर आपका मधा एग्रो इंडस्ट्री करके एक केस हुआ था 2007 में, जहां पर सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज ने साफ साफ ये कहा था कि भाई इनको पहले शोकेस नोटिस इशू किया गया। कहते कि भाई आपका जो स्मॉल रिटेल पैकिंग है वो हेयर केयर के प्रोडक्ट के में आता है और इसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। अब कंपनी ने इस पूरी चीज को ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया, एंड यहां पर कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने
इनके फेवर में रूलिंग दे दी कि भाई रिटेल पैकिंग के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोकोनट ऑयल हेयर केयर के लिए यूज हो रहा है या एडिबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब यहां पर इसको अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि भाई देखो, आप कोकोनट ऑयल को एडिबल सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि उसका पैकिंग का साइज क्या है। आप कोई साइंटिफिक बेसिस पे करते होते तो बेशक हम यहां पर इसे मान सकते थे। तो वापस से इसे अभी क्या कह रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो टैक्स रिजीम है वो लोअर वाली एडिबल ऑयल वाली यहां पर एप्लीकेबल होगी। अब इस जजमेंट को देते हुए कॉमन पार्लेंस टेस्ट को अप्लाई किया गया। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो गुड है उसको क्लासिफाई किया जाता है कि कॉमनली उसको कैसा परसीव किया जाता है और उसका क्या यूज है। अब कॉमनली जो कोकोनट ऑयल है उसका यूज कुकिंग में होता है, तो दैट्स व्हाई यहां पर इसको आप एडिबल ऑयल की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ आपकी सिमिलर जजमेंट हुई थी मई 2023 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने होम्योपैथिक हेयर ऑयल को मेडिसिनल कैटेगरी में रखा था, जिससे उसके ऊपर कम टैक्स लगे। तो ये सभी चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। अब इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, एक कोकोनट ऑयल के ऊपर यूनिफाइड टैक्सेशन आपका इंप्लीमेंट होगा, तो इससे जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं कंपनीज के अंदर, वो कंफ्यूजन कम होगी आपकी। एंड साथ के साथ यहां पर आप रिलीफ प्रोवाइड कर पाएंगे मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि अब मल्टीपल टैक्स रिजीम होती है तो उनको कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, तो वो एक रिलीफ मिलेगा। प्लस उनको यहां पर जो पुराना जो टैक्स देना था वो कहीं ना कहीं माफ हो जाएगा। कंज्यूमर को भी इससे फायदा होगा, कोकोनट ऑयल सस्ता हो जाएगा। एंड ये जो टैक्स डिस्प्यूट है, आगे कोई अगर ऐसा ओरिजिनेट होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट भी ये सेट कर पाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। बिफोर लीविंग दिस डिस्कशन, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप तैयारी के बिल्कुल एंड में हैं, जहां पर एक आपको सुपर फास्ट रिवीजन चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस क्रैश कोर्स को। अब इस क्रैश कोर्स में आपको फास्ट पेस पे सभी करंट अफेयर्स प्लस आपके सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एंड इन एडिशन टू दिस आप यूज कर सकते हैं VSHMA मेरा कूपन कोड, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं मंडे को अगले लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड छबा खैर। बाय।